आज हम दिल्ली सल्तनत की राजस्व प्रणाली का अगला भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत में राजस्व अर्थात आय के क्या क्या स्रोत थे, जिसमें हमने भू राजस्व पढ़ा। इसके अलावा जजिया, जकात, खम्स आदि के बारे में पढ़ा। भू राजस्व की पद्धतियों के बारे में पढ़ा। भू राजस्व कितना था उसके बारे में पढ़ा। उसी को आगे हम आज बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भू राजस्व निर्धारण की कई सारी पद्धतियां थी। भू राजस्व या लगान को खिराज कहा जाता था, जो हिंदू किसानों से वसूल किया जाता था, और मुस्लिम किसानों से जो भू राजस्व वसूल किया जाता था उसे उस्र कहते थे। अब भू राजस्व का निर्धारण की पद्धतियां हमने पढ़ी। एक तो बटाई पद्धति होती थी, जिसके 3 प्रकार होते थे: खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। उन तीनों को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक अन्य पद्धति होती थी कनकूत, जिसमें लगान का निर्धारण अनुमान के आधार पर किया जाता था। तीसरी पद्धति मसाहत, जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था वास्तविक उपज के अनुसार। लगान निर्धारण की जो ये मसाहत पद्धति थी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रचलित की, परंतु ये अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकी। ये हमने पढ़ लिया था। अब लगान या भू राजस्व की दर सामान्यतः उपज का 1/3 भाग थी, परंतु इसमें कुछ संशोधन भी हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 अंश कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी भू राजस्व की दर में वृद्धि का प्रयास किया, विशेषकर दोआब क्षेत्र में, परंतु हमने पढ़ा कि उसकी ये योजना भी असफल रही। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोजशाही में भू राजस्व की जो दर निर्धारित की थी वो 1/5 भाग निर्धारित की उपज का। उपज का 5वां हिस्सा उसने फिरोज शाह तुगलक ने भू राजस्व की दर का निर्धारण किया। फुतुहात फिरोजशाही में ऐसा वो लिखता है। लेकिन सामान्य रूप से हम देखें तो पूरे सल्तनत काल में भू राजस्व की जो दर थी वो उपज का 1/3 भाग ही थी। अब कृषि योग्य भूमि जिस पर खेती होती थी वो कई प्रकार की होती थी। एक तो खालसा भूमि, जो सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी और केंद्रीय प्रशासन वहाँ लागू था। इस खालसा भूमि से प्राप्त भू राजस्व की पूरी आय सुल्तान के कोष में जाती थी। दूसरी प्रकार की भूमि होती थी इक्ता भूमि। तो पहली प्रकार की भूमि तो हो गई आपके खालसा भूमि। अब दूसरी प्रकार की भूमि है आपकी इक्ता भूमि। अब इक्ता भूमि किसको कहते थे? इक्ता भूमि, जैसा हमने पहले पढ़ चुके हैं हम, कि सुल्तान के द्वारा अपने अधिकारियों और सैनिकों को इक्ताएँ प्रदान की जाती थी, और उस इक्ता भूमि से जो भी भू राजस्व की वसूली इक्तेदार के द्वारा की जाती थी उसका एक अंश वो अपने वेतन के रूप में रख लेता था, और शेष अंश, जिसको फवाजिल कहते थे, उसको वो केंद्रीय खजाने में जमा करवा देता था। तो इक्ता भूमि से प्राप्त जो लगान की आमदनी होती थी वो सुल्तान और उसके अधिकारियों के बीच बढ़ जाती थी। इसके अलावा खालसा और इक्ता भूमि के अलावा कर मुक्त भूमि की भी श्रेणियां थी। ऐसी विभिन्न प्रकार की भूमियां भी थी जिन पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगता था। इन भूमियों में पहली भूमि आती है इनाम भूमि। अब ये इनाम भूमि किसको कहते थे? किसी व्यक्ति को सुल्तान के द्वारा पुरस्कार के रूप में जो भूमि प्रदान की जाती थी वो भूमि इनाम भूमि कहलाती थी। इसके अलावा किसी व्यक्ति को निजी संपत्ति के रूप में स्वीकृत व्यक्तिगत अनुदान मिल्क कहलाता था। जैसे किसी व्यक्ति को खुश होकर के सुल्तान के द्वारा निजी संपत्ति के रूप में कुछ दे दिया गया, कुछ ज़मीन दे दी गई, या कुछ
उपहार दे दिया गया, निजी संपत्ति माना जाएगा उसका वो, उस प्रकार की भूमि को या अनुदान को मिल्क कहा जाता था। तो मिल्क प्रकार की जो भूमि अगर होती थी, किसी व्यक्तिगत रूप से ये किसी व्यक्ति को दी जाती थी। यहाँ ध्यान दीजिए, मिल्क किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से मिलती थी और मिल्क भूमि पर जो इनकम होती थी, उपज होती थी, उस पर किसी प्रकार का कर, भू राजस्व सरकार वसूल नहीं करती थी। तो ये उसकी निजी मिल्कियत बन जाती थी। तो ये कर मुक्त भूमियों की श्रेणी थी मिल्क। इनाम तो होती थी पुरस्कार के रूप में दी गई भूमि। मिल्क भूमि होती थी निजी संपत्ति के रूप में स्वीकृत भूमि। और एक होता था आपके वक्फ। ये धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए संस्थाओं को जो प्रदत्त भूमि होती थी वो कहलाती थी आपके वक्फ। तो वक्फ जो होती थी वो किसी धार्मिक और शैक्षणिक संस्था को दी जाती थी, वक्फ भूमि। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिल्क भूमि जहाँ व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाती थी, किसी व्यक्ति विशेष को दी जाती थी, जबकि वक्फ भूमि जो होती थी वो किसी संस्था को दी जाती थी, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी धार्मिक या शैक्षणिक संस्था को जो भूमि प्रदान की जाती थी वो होती थी वक्फ। इस वक्फ भूमि से जो उपज होती थी उस पर भी किसी प्रकार का कोई भू राजस्व नहीं वसूला जाता था। तो ये कर मुक्त भूमियों की 3 श्रेणियां प्रचलित थी। ये आप याद रखेंगे। सल्तनत काल में कर मुक्त भूमियों की इस प्रकार से 3 श्रेणियां थी। पहली इनाम भूमि, दूसरी वक्फ भूमि, दूसरी मिल्क भूमि और तीसरी वक्फ भूमि। अलाउद्दीन खिलजी ने इनाम, मिल्क और वक्फ के रूप में जो कुछ भी कर मुक्त भूमियाँ बांटी गई थी उनके पूर्वज सुल्तानों के द्वारा, विशेषकर दोआब क्षेत्र में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि दोआब क्षेत्र तो बड़ा उपजाऊ इलाका है और इस उपजाऊ इलाके के अंदर आप किसी को कर मुक्त भूमि कैसे दे सकते हो इनाम, मिल्क और वक्फ के रूप में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि दोआब क्षेत्र में इन इनाम, मिल्क और वक्फ के रूप में दी गई सारी भूमियों को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, अर्थात सीधा केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर दिया। और खालसा भूमि से होने वाला जो आय होती थी, आपको पता है, वो सीधा केंद्रीय खजाने में जमा होती थी। अब लगान व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी ने मसात पद्धति को लागू किया, इसको हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ उसने लगान की दर बढ़ाई और कर मुक्त अनुदानों को उसने समाप्त किया। गयासुद्दीन तुगलक ने मसात पद्धति के स्थान पर फिर से बटाई पद्धति उसने लागू कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो मध्यस्थ भूमिपति थे ग्रामीण क्षेत्रों में, हिंदू समुदाय से आने वाले खूत, मुकद्दम और चौधरी, इनके मध्यस्थ भूमिपतियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें पुनः बहाल कर दिया। ये हमने पहले भी पढ़ा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब क्षेत्र में लगान की दर में वृद्धि का प्रयास किया और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के प्रयोग किए, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। फिरोज़ तुगलक ने भूमि की माप कराने और लगान की दर के बारे में आंकड़े इकट्ठे करने का उसने प्रयास किया। फिरोज़ तुगलक ने कृषि के विकास के लिए सिंचाई सुविधाओं का विकास किया। सिंचाई के साधन उसने विकसित किए। सबसे ज़्यादा नहरें फिरोज़ तुगलक के समय में ही बनी। और फिरोज़ तुगलक ने क्या किया, सिंचाई संबंधी एक विशेष कर भी लगाया जिसे हाब-ए-शर्ब भी कहा जाता था। हब-ए-शर्ब और या हक-ए-शर्ब भी इसको कहते हैं। तो ये हक-ए-शर्ब या हब-ए-शर्ब ये एक सिंचाई कर था। तो फिरोज़ तुगलक ने उन किसानों से लिया जिन किसानों की भूमि सल्तनत के द्वारा विकसित सिंचाई के साधनों से सिंचित होती थी। उन किसानों की ज़मीन पर हक-ए-शर्ब या सिंचाई कर फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया। और इस हक-ए-शर्ब या सिंचाई कर की दर कितनी रखी थी उसने? 1/10 रखी थी। तो ये भू राजस्व के अलावा ये अतिरिक्त कर किसानों को देना पड़ता था और इसे वही किसान देते थे जिनकी भूमि पर सरकारी नहरों से सिंचाई के जल की आपूर्ति होती थी।
सिकंदर लोदी ने भी लगान संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए और सामान्य रूप से हम देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी तक पूरे सल्तनत काल में राजस्व प्रणाली कुशल रूप से कार्य करती रही और राजस्व प्रणाली की जो देख रेख होती थी वो दीवाने विजारत विभाग करता था। आपको पता है, पहले हमने पढ़े थे, केंद्रीय प्रशासन का पहला प्रमुख विभाग कौन सा था? दीवाने विजारत, जिसका प्रमुख कौन होता था? वजीर। तो दीवाने विजारत ही सल्तनत काल की सारी राजस्व प्रणाली की देखरेख करता था, वजीर ही इसको देखता था, वित्तीय मामले सारे वजीर देखता था। वजीर की सहायता के लिए हमने पढ़ा था पहले भी कि एक नायब वजीर होता था और मुशरिफ मुमालिक और मुस्तौफ़ी मुमालिक भी उसकी सहायता के लिए होते थे। अब भू राजस्व के अलावा सल्तनत काल में करों के अन्य स्रोत जजिया, ज़कात और खम्स, ये हमने पढ़े थे। जजिया हिंदू गैर मुस्लिमों से या हिंदुओं से लिया जाने वाला एक कर होता था जो इसलिए वसूल किया जाता था उनसे ताकि सल्तनत में उनकी जीवन और संपत्ति की रक्षा हो सके। इसकी 3 दरें हमने पहले भी पढ़ी थी, 12 दिरहम, 24 दिरहम और 48 दिरहम, जो परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार निर्धारित की गई थी। इसको जजिया कहते थे, धार्मिक कर था। खिराज तो हमने पढ़ ही लिया था, हिंदू किसानों की ज़मीन पर जो भूमि कर लिया जाता था वो खिराज कहलाता था। ज़कात मुस्लिम परिवारों के द्वारा अपनी आमदनी का 1/40वां भाग या 2.5% धार्मिक दान पुण्य के कार्यों के लिए, इस्लाम की उन्नति के लिए दिया जाता था, जो सद्र व सुदूर के पास इकट्ठा होता था। खम्स में युद्ध में शत्रु की संपत्ति का जो लूट का माल होता था वो खम्स कहलाता था। और खम्स में बंटवारे की जो दर थी 80% सैनिकों में बंटता था जिन्होंने उस अभियान में हिस्सा लिया था और 20% सरकारी खजाने में जमा होता था। लेकिन हमने पहले पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चेंज कर दिया। उसने, इन दोनों सुल्तानों ने 80% सरकारी खजाने में जमा करना शुरू किया और लूट के माल का 20% ही सैनिकों के बीच में बांटा। ज़कात केवल मुस्लिम किसानों के द्वारा ही, मतलब मुसलमानों के द्वारा ही दिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो ये विभिन्न प्रकार के कर प्रणाली का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर लगभग पूरा होता है। और इसके अलावा और हम देखें तो खूत कहते थे गांव के राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी को। ये खूत, मुकद्दम और चौधरी, ये 3 ग्रामीण इलाकों के वंशानुगत मध्यस्थ भूमिपति वर्ग था। ये हिंदू मध्यस्थ भूमिपति वर्ग थे जो गांवों के किसानों से लगान इकट्ठा करके सरकारी कर्मचारियों को जमा करवाते थे। तो तीनों के डेफिनेशंस थोड़ा आप देख लीजिए। खूत कहते थे गांव का राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी, क्या कहलाता था? खूत। मुकद्दम किसको कहते थे? गांव के मुखिया को कहते थे। चौधरी किसको कहते थे? परगने का प्रमुख वंशानुगत अधिकारी, या 100 गांवों के ऊपर ये चौधरी होता था। इसके अलावा सल्तनत काल में राजस्व प्रणाली को हम देखें तो आमदनी के अन्य स्रोत में सिंचाई कर का मैंने आपको पहले बताया, फिरोज़ तुगलक ने हक़ शर्ब के नाम से लिया। राजवाही और उलुग खानी 2 नहरें उसने पूर्वी पंजाब में खुदवाई। अबवाब भी राज्य की राजस्व के अन्य सोर्स होते थे या राज्य की आमदनी के सोर्स होते थे। अबवाब, अबवाब किसको कहते हैं? अन्य प्रकार के कर। अबवाब किसको कहते हैं? अन्य प्रकार के कर। ये भी आपकी इनकम के सोर्स होते थे सरकार के। ये अन्य कर कौन से थे? जैसे गृह कर और चारागाह कर। ये गृह कर और चारागाह कर सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। इसके बाद सिंचाई कर, जिसको हब शर्ब या हक़ शर्ब कहते थे, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। ये उपज का 1/10 भाग होता था। इसके अलावा राज्य की आमदनी का एक और सोर्स था, राजस्व का एक और सोर्स खिदमती। ये अधीनस्थ भारतीय राजाओं से जो भू राजस्व प्राप्त होता था उसको खिदमती कहते थे। इसके अलावा राज्य की आमदनी का एक सोर्स और होता था जिसको कहते थे तरकात। तरकात किसका मतलब ये होता था कि यदि कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी के अगर मर जाए तो उस व्यक्ति की सारी संपत्ति को सरकारी कोष में जमा कर लिया जाता था। ऐसी संपत्ति को तरकात कहते थे। तो जो
संतानहीन व्यक्ति मर जाते थे, उनकी संपत्ति सरकार के खजाने में जमा कर ली जाती थी। तो ये भी सरकार की आमदनी का एक सोर्स था, राजस्व का एक सोर्स था। सल्तनत काल में किसान ही भूमि के स्वामी होते थे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सुल्तान भूमि का स्वामी नहीं, भूमि का स्वामी कौन? कृषक, किसान ही भूमि के स्वामी होते थे। राजा, सुल्तान या जागीरदार जो होते थे उनको तो केवल उपज का हिस्सा लेने का अधिकार था। दो शब्दावलियाँ आपको अभी अब मैं और बताऊंगा। एक है किस्मत खूती, हालांकि हम इनको पढ़ चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और एक है हक खूती। किस्मत खूती का मतलब ये है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान खूत, मुकद्दम और चौधरी जो होते थे वो विशेष अधिकार प्राप्त थे। वो अपनी भूमि पर, जो उनकी निजी भूमि होती थी, उस पर निर्धारित दर से लगान न देकर के कुछ कम दरों पर वो लगान अपनी निजी भूमि पर चुकाते थे। जैसे सरकार के द्वारा अगर निर्धारित भूमि कर की दर 1/3 भाग है उपज का, तो वो उपज का 1/5 भाग से लगान देते थे खुद की निजी ज़मीन पर, जो भी आमदनी होती थी उस पर। क्यों? क्योंकि वो किसानों से भू राजस्व वसूल करने का काम करते थे। इस कार्य के बदले उन्हें ये विशेष अधिकार प्रदान था, जिसको कहते थे किस्मत खूती, अर्थात खुद की ज़मीन पर जो उपज होगी उसका सरकारी दर से कम दर पर वो उस उपज का भाग सरकार को जमा कराएंगे। इस विशेषाधिकार को कहते थे किस्मत खूती। जबकि एक आता था हक खूती। हक खूती का मतलब ये खूत मुकद्दम जो चौधरी होते थे ग्रामीण इलाकों में, ये किसानों से भू राजस्व इकट्ठा करके सरकारी कर्मचारियों के पास जमा कराते थे। इस एवज में, इस कार्य के पारिश्रमिक के रूप में ये किसानों से सरकारी भू राजस्व वसूलने के साथ साथ अपने खुद का कमीशन भी अतिरिक्त वसूलते थे। इस विशेषाधिकार को कहते थे हक खूती या हक खोती। तो ये दो विशेषाधिकार खूत मुकद्दम और चौधरियों को प्राप्त थे, ग्रामीण मध्यस्थ भूमिपति वर्गों को। कौन कौन से दो विशेषाधिकार प्राप्त थे? हक खूती और किस्मत खूती। अब आपको खूत मुकद्दम चौधरियों के बारे में बता ही दिया है। किसानों को तकाबी ऋण या सौंदर्य ऋण किसने वितरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने भी अपने वजीर खाने जहां तेलंगानी के कहने पर जो किसानों को कृषि ऋण दिया था तकावी, उसको माफ़ कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचित भूमि पर हक शर्ब या हाब शर्ब नामक कर लिया सिंचाई कर, जो आज का 10% होता है, उपज का 10%। ये उलेमाओं के कहने सलाह लेकर ही उसने ये लागू किया था। ये हालांकि ये गैर इस्लामिक कर था, लेकिन उलेमाओं के कहने पर ही उसने ये लागू किया था। फिरोज शाह तुगलक ने और क्या किया? 34 इस्लामिक मतलब 34 प्रकार के कर उस समय वसूल किए जाते थे, जिसमें से 27 प्रकार के करों को उसने गैर इस्लामिक मानते हुए समाप्त कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने खराज, जजिया, जकात, खम्स और खिराज, ये 4 करों को छोड़कर बाकी सभी करों को हटा दिया। केवल 4 प्रकार के कर फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रजा से वसूले। जजिया गैर मुसलमानों से, जकात, ये जजिया धार्मिक कर था, गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जकात भी धार्मिक कर था, जो मुस्लिम परिवार अदा करते थे अपनी आमदनी का 40वां भाग, जो सदर सुदूर के पास जमा होता था धार्मिक दान पुण्य कार्यों के लिए, इस्लाम की उन्नति के लिए। खराज हिंदू किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खम्स युद्ध की लूट से प्राप्त आय। तो ये 4 प्रकार के कर ही उसने रखे, जजिया, जकात, खराज और खम्स, जिनकी शरिया इजाज़त देता था। बाकी शेष सारे कर हटा लिए। हालांकि उलेमाओं की सलाह पर उसने हक शर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था, जो कि गैर इस्लामिक था, परंतु उसने उसको जारी रखा और आमदनी का 10वां भाग था ये। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों पर जकात हटा दिया था, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सल्तनत काल में लगान किस रूप में वसूल किया जाता था? नकद रूप में और अनाज रूप में, दोनों में लिया जाता था। अंतिम जो सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, इब्राहिम लोदी, उसने खाद्यान्न रूप में लगान को लेने का हुक्म दिया कि लगान अब अनाज के रूप में लिया जाए।
तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के हमने करों के बारे में पढ़ा, दिल्ली सल्तनत की राजस्व प्रणाली को पढ़ा। फिरोज तुगलक ने कौन कौन से कर हटाए? एक तो अबवाब हटा दिए, जो उपकर थे उनको हटा दिए उसने। पान के पत्तों की बिक्री पर लगने वाला झिंझिया ए तंबोल नामक कर हटा दिया। कसाईयों पर लगने वाला कर जजारी एवं कस्सा भी हटा दिया। साबुन बनाने वाले लोगों पर साबुन नगरी कर लगता था, उसको हटा दिया। मुहत्सिब लोग यह तिसाबी नामक कर लगाते थे, उसको उसने हटा दिया। विवाह कर को भी उसने ख़त्म कर दिया। गुल फरोशी, फूलों की बिक्री पर लगने वाले कर को भी फिरोज शाह तुगलक ने हटा दिया। मनोरंजन कर, जिसको अमीर तरफ कहते थे, उसको भी हटा दिया। तेल बनाने पर जो कर लगता था, रोग नगरी, उसको उसने हटा दिया। सब्जियों और फलों पर लगने वाले खिजराबत नामक कर को हटा दिया। जुआगरों पर लगने वाले किमार खाना नामक कर को हटा दिया। तो अलग अलग तरह के विभिन्न गैर इस्लामिक करों को फिरोज तुगलक ने हटा दिया। केवल जजिया, जकात, खिराज और खम्स, इन 4 प्रकार के करों को ही उसने जारी रखा। और एक नया कर हक ए शर्ब, जिसको सिंचाई कर कहते थे, वो जरूर उसने लगाया था। तो यहाँ पर अपना राजस्व प्रणाली का टॉपिक दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अब हम दिल्ली सल्तनत का सैन्य एवं न्यायिक संगठन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।